भारत में इसलिए मैं कहूँगा कि संवैधानिक लड़ाई लड़ने का जो माहौल होता है वो अभी माहौल नहीं है, सुनवाई नहीं है, ना जनता की है ना विपक्ष की है। हम करे सो कायदा और उल्टा जो कुछ कहने का प्रयास करता है उसको एंटी नेशनल कहने का भी एक सॉन्ग वो रचते हैं। जो भी हम करते हैं, जो भी एक आशा, एक उमंग या गलत को गलत कहने का जो एक माहौल होना चाहिए, इन सब की आवाज़ का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। जो खून पसीने से ज़मीन को सींचता है, फसल निकालता है और उसको दाम नहीं, तो उसका खेतों में पसीना बहाना एक तरीके से ये भी एक कुंभ ही है। और उस कुंभ से अमृत आने के बदले जब जहर आता है तो उसे ज़रूर जो है लोगों के बीच में साझा करने के लिए सभी माध्यमों ने कोशिश करना चाहिए, मगर वो हो नहीं पा रही है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने भी हमारा संविधान निर्माण करते हुए हमने अपने आप को समर्पित किया है। उस देश के मालिक को आम आदमी कोई चुनाव आयोग जो है उसका प्रूफ मांगता है, तो ये एक अपमान है भारतीय नागरिकों का। बंगाल के चुनाव के बाद तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को बधाई देने से पहले चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई दे दी थी कि ये सरकार स्थापित करने में उनका भी योगदान है। नमस्कार। आज हमारी एक खास बातचीत के लिए है हर्षवर्धन सकपाल जी, जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और एक जुझारू नेता जी। नमस्कार सकपाल जी। सकपाल जी, आज मुझे चर्चा में ये करना है कि आज में राज्य के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे विपक्ष के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि एक तरह से हम देखते हैं कि बिखरा हुआ विपक्ष, उसके बाद एक तरह से लोगों में कि आंदोलनकारी विपक्ष हो, फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पूरी भयानक एक पैसों की राजनीति और नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति। चुनौतियों की बात जहाँ पर है तो राजनीतिक तौर पर जो चुनौती होती है या वैचारिक तौर पर जो होती है हम उसको मान सकते हैं, मगर आज की जो चुनौती है ये जो एक तरीका होता है, और भारत में इसलिए मैं कहूँगा कि संवैधानिक लड़ाई लड़ने का जो माहौल होता है वो अभी माहौल नहीं है। और दूसरी बात सबसे अहम ये कि सुनवाई नहीं है, ना जनता की है ना विपक्ष की है। हम करे सो कायदा और मेरी मुर्गी एक ही टांग वाला जो एटीट्यूड और अप्रोच सत्ताधारियों का है, तो उससे कम्युनिकेशन का ब्लॉक है। इसलिए जो वॉइस है उसको कैसे पहुंचाना है ये वास्तव में चुनौती है, और वॉइस नहीं पहुंचा पाते इसलिए नॉइस सब तरफ सुनाई दे रहा है, तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। और इसका जो मूल कारण है वो सरकार जो है वो अंधी, बहरी और मुखी है। ये हम केवल आरोप के लिए नहीं कहते, अंधे इसलिए है कि तमाम चीजें चल रही है मगर कोई तात्काल स्वरूप में कोई रेमेडी या तात्काल स्वरूप में कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये तरह से वो अंधे हैं। गूंगे इसलिए है कि वो गलत चीजों के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं, और उल्टा जो कुछ कहने का प्रयास करता है उसको एंटी नेशनल कहने का भी एक सॉन्ग वो रचते हैं। और वो बहरे इसलिए कि तुम कितना भी कहो, कितना भी चिल्लाओ, उनको सुनाई नहीं देता। तो ये तमाम चीजों के साथ साथ बुलडोजर भी है उनके पास कि उनको जो करना है हम करके रहेंगे, बुलडोजर के साथ वो चलते रहते हैं। और इन लोगों से, ऐसे सत्ताधीशों से, मैं कहूँगा कि मदमस्त सत्ताधीशों से कैसे उनको निरस्त किया जाए, ये टेक्निक जो है वो टेक्निक जो सत्य और अहिंसा के माध्यम से करना ये थोड़ा मुश्किल जा रहा है, क्योंकि अहिंसक पद्धति से तरीके से आगे जाने की आवश्यकता है। और हम जब भी सोचते हैं, जो खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का जो सारा थिंकिंग रहा है, जो आज़ादी के आंदोलन से पहले की जो गरिमा है उसके साथ, तो एक संवैधानिक तरीके से हम बात करना चाहते हैं, मगर संवैधानिक तरीका जो है उसके पूरा जो उसका जो माहौल है वो कहीं नजर नहीं आता। और संवैधानिक बात करोगे आप तो आपकी कहीं सुनवाई नहीं होती, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो ये बात सच है। बिखरावट वगैरह ये कोई विशेष चीजें नहीं है। चुनौती में मैं और एक बात जोड़ना चाहूँगा
कि तमाम जो विपक्ष के द्वारा जो एजिटेशन होते हैं या मुद्दे उठाए जाते हैं, ये सब मुद्दों को दबाया जाता है। जो कैप्चर्ड एक सिस्टम है, एक नेरेटिव नाम का एक नया धंधा जो बहुत जोर से चल रहा है, तो उस नेरेटिव के चक्कर में जो कंट्रोल सब तरफ जो पैदा हुआ है, उसके कारण जो भी हम करते हैं, जो भी एक आशा, एक उमंग या गलत को गलत कहने का जो एक माहौल होना चाहिए, इन सब की आवाज का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, बल्कि आपका कुछ अच्छा होता है तो उसको ट्विस्ट करके उसको अन्यथा स्वरूप में उसको पेश किया जाता है। तो इस सब स्वरूप की जरूर चुनौतियां हैं। 25 तारीख को जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था नासिक रोड पे, नासिक हाईवे पे, उसी से शुरू करते हैं, क्योंकि उस वक्त मतलब दूसरे तीसरे दिन काफ़ी 2-4 अखबारें, प्रिंट मीडिया ने कवर किया, मगर हम तरस रहे थे कि कोई मराठी अखबार, मराठी चैनल्स वगैरह उसको कवर करेंगे। लाइव जब हो रहा था, इतने किसान आंदोलन कर रहे थे, विपक्ष के नेताओं को अटक करके भी रखा था, फिर भी कवरेज नहीं हुआ। तो उसी से आप शुरू कीजिए और बताइए कि ये महीने में आपने कहाँ पे भर गर्मी में कुछ आंदोलन किए होंगे और उसका कवरेज आपको नहीं मिला महाराष्ट्र में। जी हाँ, आज से ठीक 1 महीना पहले यहाँ पर तुळजापुर यानी धाराशिव जिले में एक दिन की संपूर्ण पदयात्रा 25 किलोमीटर की आयोजित हुई। पदयात्रा में किसानों के मुद्दे उठाए गए, जो बिगड़ी हुई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उसके लेकर मुद्दे उपस्थित हुए, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों की बात उसमें की, और ये जो यात्रा निकली इसका जो कवरेज है इक्का दुक्का जिले में, जिस जिले में निकली उसी का कवरेज मिला। उसके पश्चात 4 मई को बहुत ही ज़्यादा धूप थी, तेज धूप के बीच में 46 जो हीट वेव चल रहा है, हीट वेव चल रही थी, और उस 46 के टेम्परेचर में सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक किसान, मजदूर, आदिवासी, महिला, काफी संख्या में लोग जो है वो एजिटेशन कर रहे थे। मुद्दे वही थे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का मुद्दा था, जो मनरेगा को लेकर जो आज बेरोजगारी है, मजदूरों को काम नहीं, उसको लेकर था। जाहिर सी बात है वहाँ युवा भी रोजगार के मांग करते उसमें शामिल हुआ। तो एक इतनी बड़ी पदयात्रा निकलने के बाद भी उसकी कई चर्चा नहीं, और उस दिन हमने जब पदयात्रा उसको निकाला तो उस दिन 5 राज्यों के चुनाव भी डिक्लेयर हो रहे थे। तो जानबूझकर उसी दिन निकाला कि चुनाव होते रहेंगे, मगर जनता के मुद्दे भी तो सामने आना चाहिए, तो उसका भी कई वहाँ जितना कवरेज उसको चाहिए था, जितना वो एक्सपेक्ट वो हमारी तरफ से नहीं था। एक एक्टिविटी भी होती है, आप उस एक्टिविटी को करते हो, मुद्दे से उठाते हो, तो वो आना भी चाहिए। कुछ लोग ऐसे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि वो तो हर समय पेज पे होते हैं। उनका कारण क्या है, तो विभिन्न प्रकार के कोई गॉगल पहनते या बेतुका बयान करते हैं, उनको हमेशा पेज 3 वाले जो लोग थे वो पेज 1 पे आके उनको कवरेज मिलता है। ये शिकायत नहीं, मगर किन आदर्शों को और हम लोगों के बीच में क्या लेके जा रहे हैं, ये पीड़ा है उसमें। उसके साथ ही आपने जो भी कहा, किसान आंदोलन को लेकर 5 घंटे हम चांदवड़ में नासिक में रास्ता रोको करने के बाद भी, और इतना बड़ा आंदोलन हुआ, किसान परेशान है। प्याज जो है ये कोई महाराष्ट्र का, भारत का ये मुद्दा नहीं, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर और किसान का जो प्याज है वो 3 रुपए किलो बेचा जा रहा है, 5 रुपए किलो बेचा जा रहा है, और इतनी गंभीर समस्या को रखने के बावजूद भी उसे नेशनल मीडिया पर जाना चाहिए था। मगर वो नेशनल तो छोड़ दो, स्टेट भी छोड़ दो, मगर एक जो रीजन है उस रीजन में भी उसे जितना कवरेज चाहिए था वो नहीं मिला। आखिर कवरेज शब्द हम बोलते तो क्या है, तो जानकारी जाना चाहिए, कोई एक्टिविटी होती है तो वो जाना चाहिए, वो नहीं पूछते। अभी कुंभ की जो खबरें छपेगी वो बहुत ढेर सारी छपेगी। अब कुंभ की छपती है तो उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है, मगर कुंभ जो है, अब किसान इकट्ठा आकर जो खून पसीने से जमीन को सींचता है, फसल निकालता है, उसको दाम नहीं, तो उसका खेतों में पसीना बहाना एक तरीके से ये भी एक कुंभ ही है। और उस कुंभ से
अमृत आने के बदले जब जहर आता है तो उसे जरूर जो है लोगों के बीच में साझा करने के लिए सभी माध्यमों ने कोशिश करना चाहिए, मगर वो हो नहीं पा रही है। ये भी एक शिकवा भी है, शिकायत भी है, दुविधा भी है। और ये जो ब्लॉक है, इससे हमको कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये बहुत बड़ी एक सवाल भी हमारा। तो अभी एसआईआर महाराष्ट्र में चालू होने जा रहा है, हो भी चुका है क्योंकि मैपिंग शुरू हो गया है, बम्बई में भी शुरू हो गया है, महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया। तो क्या कांग्रेस पार्टी एज अ पार्टी ये मुद्दे को एक कार्यक्रम के स्तर में लेगी क्या नहीं, कि कोई भी वंचित अपने वोट के अधिकार से वंचित नहीं होगा, क्योंकि कम से कम महाराष्ट्र में कोई इलेक्शन आने वाला नहीं है, सब हो चुके हैं, तो कोई वो प्रेशर नहीं है कि जल्दी जल्दी वोटर्स लिस्ट तैयार करो, जैसे बंगाल बिहार में किया गया, कि मतलब वो एक पूरा एक दमन था बीएलओ के सर पे कि आपको करना ही है ये तारीख तक। तो हम भी जाके मिले थे यहाँ के एससीओ के पास, चोकलिंगम सर के पास, कि आप जो भी करो मगर एक ढंग से करो ताकि लोगों को पूरा मौका मिले अपने आप को वोटर्स लिस्ट में पाने के लिए। तो क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा कार्यक्रम कुछ लेने वाली है? जी हाँ, लगातार हम पिछले 6 महीनों से ये सारा जो सिस्टम चल रहा है उसको हम ट्रैक कर रहे हैं, और अन्य राज्यों में जिस प्रकृति के साथ हमारे गणतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है उसको महाराष्ट्र में ना होने दे, इसके लिए सर आपको हेल्प डेस्क बिठानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप मतलब जो ग्राम पंचायत उसी की पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो मिले सब वो सिस्टम को लेकर जो छोटी छोटी बारीक चीजें उनको भी हमने उनके संज्ञान में ला के लिया। कम्युनिकेशन लेवल तक तो उनके साथ डायलॉग ठीक चल रहा है, मगर जो ईसी दिल्ली में बैठे हुए हैं वो किस प्रकार से हरकतें करते हैं वो हमें पता है। इन सब चीज़ों को एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल लेवल पर नहीं तो कैडर बेस पर और हर व्यक्ति तक हम उसको कैसे डील कर सकते हैं, ये हमारा रोड मैप है। और इसको चलते हुए फिलहाल हमारे केवल 18,000 ही बीएलओ जो थे, हमारे बीएलए जो थे वो 18,000 ही थे। तो ये संख्या बढ़ाते हुए इसको रिवाइज करने का भी एक प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है। तो 22 तारीख को हर विधानसभा का एक बीएलओ 1 हमने बनाया है। तो अच्छा। तो हर विधानसभा का एक जो है उसको बनाते हुए अब जो हर 252 विधानसभा में जो हमने बनाया है वो अभी हर बूथ में बनाएगा। अच्छा। तो ये हमारा ड्राइव शुरू हमने कर दिया है। इतना ही नहीं, तो हमारे पास 75 एसआईआर प्रोग्राम को कार्यकर्ता को बीएलए 2 को ट्रेन करने के लिए 75 की टीम बनी है। अच्छा। हमारा टीओटी भी खत्म हो चुका है। टीओटी के साथ हमारा प्रेजेंटेशन भी एक जो चाहिए वो हो चुका है, और उसके साथ साथ हेल्प डेस्क की जो आपने बात की, तो वो हेल्प डेस्क भी हमने शुरू किया है। हाँ, हेल्प डेस्क जो है वो बीएलए 1 के लिए है, और बीएलए 2 का भी जो है उसके लिए भी इनपुट यहाँ से है। मगर अब आम जनता के लिए जो होना चाहिए उसको लेकर भी हम सतेज है। ऐप भी बनाने की हमारी एक कोशिश है कि जो डुप्लीकेशन है, क्योंकि ये जो सारा खेल है वो खेल इसी में होता है कि डबल वोट डलवाओ या वोट कटवाओ, स्पेलिंग का नाम में इसमें कटवाओ। तो इन सब चीजों के लिए हम एसआईआर के लिए तैयार है। और उसके साथ साथ एक बदमाशी जो सामने आया मंजर आई, वो भी एक नया मुद्दा उठाए, क्योंकि जिस कार्यकाल में कालखंड में एसआईआर होने वाला है उसी कालखंड में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो त्योहार है, जो मास मूवमेंट होता है, जो पालकी जो निकलती है, पालकी सोहला, तो वो भी उसी दरमियान पालकी सोहला है। तो जो पंढरपुर लोग जाते हैं, जो वारी में जाते हैं, इन सब लोग जब वारी में रहेंगे तभी एसआईआर आएगा। इसका मतलब है कि वारी के लोगों का भी वोटो काटना चाहते हैं। तो इस चीज को भी हमने उठाते हुए हमने पढ़ा, पार्टी का स्टेटमेंट था कि उस वक्त मत कीजिए, बाद में कीजिए, लंबा पीरियड लंबा कीजिए, क्योंकि कोई चुनाव नहीं, इसके पहले भी एसआईआर कोई नई भारतीय जनता पार्टी की खोज नहीं। एसआईआर तो होते रहा है, कांग्रेस के कार्यकाल में भी होता रहा है। इसके पहले 11-12 में जो हुआ था, 11 से लेकर 13 तक 1900, तो उस दरमियान 16 से 18 महीने लगे थे। तो इस बार भी उतना कार्यकाल लेना चाहिए। तो इस बार का जो एसआईआर है वो वोटर लिस्ट को खंगालना नहीं है। वोटर लिस्ट डायरेक्टली कह रहे हैं ना कि नागरिकता से जुड़ा हुआ है, तो हम नागरिकता, हमको कागज चाहिए, आपका दस्तावेज दो और हम
ये मानने के, हम ये प्रूव करने ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि चुनाव आयोग कौन होता है कि हमें नागरिक उतना मांग रहा है, खुल के और ये तो चुनाव आयोग हर भारतीय नागरिक का अपमान भी कर रहा है, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने भी हमारा संविधान निर्माण करते हुए हमने अपने आप को समर्पित किया है, और इस देश का मालिक इस देश के आम आदमी को बनाया। उस देश के मालिक को आम आदमी कोई चुनाव आयोग जो है उसका प्रूफ मांगता है, तो ये एक अपमान है भारतीय नागरिकों का। और भारतीय नागरिकों का अपमान इतनी अहंकारी सरकार है कि ये दृष्टिकोण से और सम्मान के साथ वो देखते भी नहीं। हमारे प्रियम्बल में लिखा है कि हर व्यक्ति की गरिमा, तो उस हर व्यक्ति की गरिमा और उसका आत्मसम्मान जो है वो देना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इतनी अहंकार में अंधी हुई है। बिहार में तकरीबन 21 लाख लोग आज वोटर्स लिस्ट से बाहर हैं। पहले 65 थे, फिर करते करते लोग वापस लिए गए, तो 21 लाख के दरमियान लोग बाहर हैं। बंगाल में तो संख्या बहुत बड़ी है, बहुत बहुत बड़ी। एक 91 लाख से फिर उसको कट करके कुछ छांट वाट के 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में उसका भी उनके केस चलेंगे, और उनको वोटिंग का अधिकार इस बार नहीं था, तो इलेक्शन बिना ये 90 लाख का हुआ है। तो ये दस्तावेज के आधार पे जो नागरिकता तोड़ने का बात है, जब हमारे देश में लोगों के पास दस्तावेज है नहीं, डॉक्यूमेंट्स है नहीं, सिर्फ एक तबके के लिए, एक वर्ग के लिए है जो मतलब बहुत ही प्रिविलेज्ड वर्ग रहा है, जो मतलब सदियों से पढ़ा लिख के आया है, प्रिविलेज्ड वर्ग है, उसको छोड़ के इसके किसी के पास इतने डॉक्यूमेंट्स है नहीं। तो आपको नहीं लगता कि एक तरह से ये सबसे बड़ी चुनौती? नहीं, चुनौती तो है, मगर जन आंदोलन के साथ अब लोगों को ही साथ लेकर हम इसको बदलाव कर सकते हैं। हमें आज़ादी भी उसी तरीके से मिली थी। बंगाल के चुनाव के बाद तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को बधाई देने से पहले चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई दे दी थी कि ये सरकार स्थापित करने में उनका भी योगदान है। और देखिए कि जो वहाँ के तहसीलदार एसडीएम होते हैं, उनके पास भी आपकी सुनवाई यानी जो अपील है वो नहीं चलती है, तो एक क्रूरता है। जनरल डायर जो जलियांवाला बाग में था, बस उसी का जो धागा पकड़ते हुए आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ऐसा मैं बोलूंगा तो गलत है। आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि पुरोगामी महाराष्ट्र, हम बचपन से ये महाराष्ट्र हम लोग सदियों से है ये सुनते कि ये राज्य जो है एक पुरोगामी वसूलों पे बसा हुआ राज्य है। साहू महाराज से लेकर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, गांधी, नेहरू, मगर पुरोगामी चीज़ें आज नज़र नहीं आती। बहुत ही एक तरह की क्रूर बातें जिले जिले से बाहर आ रही है। एक तरह से मॉरल फाइबर आपको नहीं लगता कोलैप्स हुआ है? फाइबर कोलैप्स करने का पूरा प्रयास है और वास्तव में एक चुनौती है। मैं सबसे सरल के साथ एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि आपने पुरोगामी महाराष्ट्र की बात की है, तो महाराष्ट्र धर्म भी एक उससे पुरोगामित्व से उभरा है, और यहाँ की एक आध्यात्मिक धरोहर है। उस आध्यात्मिक धरोहर पर ही आज तक का पुरोगामित्व और आज की जो हमारी सभ्यता और संस्कृति महाराष्ट्र की वो पली बड़ी है। सकल हिंदू समाज की बहुत सारे सम्मेलन पूरे महाराष्ट्र में संपन्न हुए। तो ये सकल हिंदू समाज की जो सनातन वगैरह इस्तेमाल करते हुए जो सम्मेलन हुए, उसमें वारकरी संप्रदाय के एक भी संत को और एक भी हरिभक्त पारायण को वहां पर नहीं बुलाया। टुकड़ोजी महाराज गुरुदेव सेवा मंडल उन्होंने स्थापित किया। गुरुदेव सेवा मंडल के जो भगवे टोपीदारी जो होते हैं, जो आध्यात्मिकता के साथ काम करते हैं, उस गुरुदेव सेवा मंडल वाले को किसी को उनको भी इसमें बुलाया नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी ने एक विवेकानंद मिशन जो स्थापित किया था, रामकृष्ण, तो उस रामकृष्ण मिशन के से भी वहां पर किसी को उसमें बुलाया नहीं। इसमें कौन बुलाया? तो इसमें यूपी बिहार से जो एक डेकोरेशन करते हुए जो लोग थे उनको बुलाया गया। तो ये वहां से आखिर सकल हिंदू की बात करते हैं, तो क्या वारकरी संप्रदाय हिंदू नहीं है? तो तात्पर्य सीधा है कि वो वारकरी संप्रदाय को भी हिंदू नहीं समझते,
और उनका जो हिंदुत्व है, तो वाल्मीकि संप्रदाय का हिंदुत्व कौन सा है? वाल्मीकि संप्रदाय बेशक हिंदू है और उसका हमें बड़ा नाज है। जो संस्कृत की गीता को मराठी में बोली भाषा में करने का काम ज्ञानेश्वर ने किया, ये एक हिंदुत्व है, हिंदू होने का एक सबूत है। और उस संस्कृत में को मराठी में करने के बाद संस्कृत में रहना चाहिए, क्योंकि हर कोई उसको ना पढ़ पाए। ये हिंदुत्व वाले लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के छत्रपति शिवाजी महाराज ने भगवे को लहराते हुए हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया। उनके राज्याभिषेक को विरोध करने वाले जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। उसके साथ संत तुकाराम जी की जो गाथा है उसको डुबाने वाले जो है वो इन भारतीय जनता पार्टी का उनका एजेंडा है। तो ये जो कर्मठता के साथ जो हिंदू धर्म की जो अस्मिता, जिसमें शिवाजी महाराज जैसे शिव फुले अम्बेडकर का प्रभावित हो, वारकरी संप्रदाय का हो, तथागत गौतम बुद्ध का हो, महावीर का हो, जनाबाई, चोखा मेला, कितना नाम, कितना रामकृष्ण पर ये चक्रधर स्वामी, शैव पंथ के लेकर बसवेश्वर, इन सब को हटाते हुए वो अपना ही एक एजेंडा आगे कर रहे हैं। इसलिए इस बार यूपी और बिहार से पेड लोग बुलाकर उनको ये सम्मेलन करने पड़े। तो ये बात जो है वो हजम नहीं हो रही और इस मुद्दे को लेकर एक व्यापक जनता के बीच में जाके एक संवाद की आवश्यकता है। ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी लेगी क्या? क्योंकि नफरत की राजनीति का सामना करना, एक 6 महीने के पीरियड में 150 से ज्यादा मीटिंग एकल हिंदू समाज को का परमिशन दिया गया था और हर वक्त ये लोग जहर उगाल रहे हैं ये मीटिंग में। और ये जहर उगालने का मकसद उनका ये है कि दंगा फैलाया जाए, अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक माहौल आपने करेक्ट बात की। देखिए, एक जानकारी ये है कि अभी जनगणना जो है वो चल रही है। हालांकि वो जनगणना कास्ट बेस्ड चाहिए थी, जाति पर आधारित चाहिए थी, उसमें कॉलम तो कुछ उन्होंने लिया नहीं। बहरहाल जनगणना खत्म होते साथ ये एक बार फिर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका डिलिमिटेशन करने वाले हैं। एक तो बड़ा जो उनका दाव था जगह को बढ़ाकर भारत में विषमता को फैलाना, वो तो संसद में सब विरोधी पक्ष प्रतिपक्ष के सभी लोगों ने मिलकर उसे रोका। मगर अभी महाराष्ट्र में 288 जो विधान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका डिलिमिटेशन करना एक उनका एजेंडा है। और ये डिलिमिटेशन करने के बाद महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे दंगे करवाने का भी उनका प्लानिंग है और बाकायदा उसकी एक एसओपी भी लीक हुई है। उसमें दंगा करने के लिए कहाँ से टीम आएगी, क्योंकि आप देखिए पिछले सारे जो दंगे हुए हैं उसमें एक लाइन कॉमन है कि जिन्होंने दंगा किया वो हमारे यहाँ के नहीं थे। आप उदाहरण दीजिए सर। ये जो हर दंगा होता है, जैसे नागपुर में दंगा हुआ, नागपुर की जो दंगा हो उसमें जो जुलूस निकलता है उसको एक उनका जो चद्दर होती है उसको जलाने के बाद, तो जो जलाने वाले थे और पथराव करने वाले थे वो नागपुर के नहीं थे, ये बाहर से आए थे। उसके बाद में संभाजी नगर में भी जो हुआ था उसमें भी बाहर से लोग आए, दंगा करके चले गए। तो एक नई मोटो ऑपरेंडी इन्होंने अपनाई कि बाहर से लोग आते हैं, अलग अलग जगह रुकते हैं, पहले दिन रेकी करते हैं, दूसरे दिन उसका डिटेलिंग तय करते हैं, तीसरे दिन एनकाउंटर करते हैं। ये तो मतलब विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती होनी चाहिए ना सर की, जो अर्थात ये विपक्ष की तो है ही है, मतलब समाज की भी है, बाकी समाज की तो है ही, सामाजिक कार्यकर्ताओं की सबकी है, मगर चूंकि विपक्ष एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति के आधार पर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और यही वसूल तो कांग्रेस पार्टी के हैं, तो इसीलिए ये नफरत की राजनीति के खिलाफ अगर आप कह रहे हैं कि एसओपी बाकायदा एक जाहिर हुआ है, तो इसके खिलाफ आपकी कार्यकर्ता को तैयार किया जाए। बिल्कुल, कार्यकर्ता को तैयार किया जा रहा है। हर मीटिंग में हम बेबाकी के साथ ये बातें कह रहे हैं। इतना ही नहीं तो संगठन में एक संगठन सृजन के माध्यम से, जैसे आपने अभी देखा ही है, तो नए महाराष्ट्र में 7,000 हमने पदाधिकारियों का चयन किया है और इस सब 7,000 का एक ओरिएंटेशन हम हर रोज करते जा रहे हैं। तो एक संवाद की प्रक्रिया, एक ट्रेनिंग की प्रक्रिया और इन सब चीज़ों को साझा करने का पुरजोर प्रयास हम कर रहे हैं। इसमें मेरा विनम्र सभी जनता से भी अनुरोध है
कि ये चुनाव में आपको वोटिंग करना है नहीं करना है, जो कैंडिडेट हो अपनी जगह की बात है। हर चीज में चुनाव और सत्ता नहीं हो सकती। और उसके बावजूद जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको हमें बरकरार रखना है, हमारे संविधान का संवर्धन संरक्षण करना है, और इस लड़ाई में लोग भी हमारे साथ जुड़े और ये लड़ाई लड़े, ये मेरा आपके माध्यम से उनसे भी अनुरोध है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।